हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम इस कोर्स जिसका नाम है बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट इसके 4th चैप्टर पर हैं, जिसमें हम सीखेंगे इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम सीखेंगे कि इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में क्या रोल है, स्केड्यूल एंड नॉन स्केड्यूल बैंक के बीच में क्या अंतर है, कमर्शियल बैंक्स का रोल और महत्व क्या है, अलग अलग टाइप्स के कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज का रोल क्या होता है और इंडियन बैंकिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कोऑपरेटिव बैंक्स का रोल क्या है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और कितने अलग अलग टाइप्स के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, हर एक कंट्री का अपना एक अलग बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इस कोर्स में हम डिटेल में इंडिया का बैंकिंग सिस्टम एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, एन ओवरव्यू। इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर स्टिमुलेट किया गया था इन द 18th सेंचुरी। इंडियन बैंकिंग सिस्टम दूसरे काफ़ी कंट्रीज से अलग हैं। आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया माना जाता है। इंडिया के सारे बैंक्स कंट्रोल होते हैं बाय आरबीआई। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को 2 डिवीजन में बांटा गया है, स्केड्यूल बैंक्स एंड नॉन स्केड्यूल बैंक्स। स्केड्यूल बैंक्स को और 3 डिवीजन में बांटा गया है, कमर्शियल, रीजनल रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। बट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आरबीआई एंड इट्स रोल इन द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से बैंक से जुड़े हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंक हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आइए जानते हैं कि हमें बैंक की ज़रूरत क्यों है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर और ज़रूरत आने पर दूसरी बैंक्स को लोन भी प्रोवाइड करता है। आरबीआई एक बैंकर का रोल निभाता है फॉर द गवर्नमेंट और दूसरे बैंक के लिए। आरबीआई एक बहुत ही एपेक्स इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है इंडिया के बैंकिंग स्ट्रक्चर में। आरबीआई वेरियस डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। आरबीआई एक क्रिटिकल पोजीशन होल्ड करता है इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। आरबीआई को पूरी अथॉरिटी है टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज। देश के सेंट्रल बैंक को अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में वहाँ के सेंट्रल बैंक को फेडरल बैंक ऑफ यूएसए, सिमिलरली इंडिया में इंडिया के सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्केड्यूल बैंक्स, अब समझते हैं व्हाट इज स्केड्यूल बैंक्स। स्केड्यूल बैंक्स को सेकंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में डिग्निफाई किया गया है। ये बैंक्स के पास पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख। आरबीआई को प्रूव करना पड़ता है कि इस बैंक के मामले सिर्फ डिपॉजिटर्स के लिए हैं। नॉन स्केड्यूल बैंक्स, नॉन स्केड्यूल बैंक्स वो बैंक हैं जिनको आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड स्केड्यूल में शामिल किया गया है। कंट्री में आज की डेट पर ऐसे बहुत कम बैंक्स हैं। नॉन स्केड्यूल बैंक्स को भी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करना पड़ता है, नॉट विद आरबीआई बट खुद के लिए। ये सारे लोकल एरिया बैंक्स हैं और इनका रिजर्व कैपिटल लेस देन 5 लाख है। ये बैंक्स आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं होते हैं और इन्हें आरबीआई से कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता है। कमर्शियल बैंक्स, स्केड्यूल बैंक्स को फर्दर 3 डिवीजन में कैटेगराइज किया गया है, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। अब समझते हैं कमर्शियल बैंक्स क्या हैं। कमर्शियल बैंक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, जो लोन इशू करता है बिजनेसमैन और जनरल कस्टमर्स को। ये बैंक्स रन करते हैं टू मेक प्रॉफिट्स। ये खाली बिजनेसमैन और जनरल कस्टमर्स को नहीं बट वेरियस सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एटसेट्रा की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी केटर करती हैं। ये बैंक्स बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती हैं, उन्हें सर्विस देकर लाइक डेबिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एटसेट्रा। इंडिया में आज की तारीख में 93 कमर्शियल बैंक्स हैं। रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी और रीजनल रूरल बैंक्स स्टेट स्पॉन्सर्स बैंक हैं। ये बैंक्स एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, आर्टिसंस एटसेट्रा रीजनल रूरल बैंक से फंड बोरो करते हैं। आरआरबी का मेन ऑब्जेक्टिव है रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना।
कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स एक ऐसे फाइनेंशियल एंटिटी हैं जो उनके मेंबर्स को बिलोंग करती हैं, जो एट द सेम टाइम ऑनर्स भी हैं और कस्टमर्स भी। कोऑपरेटिव बैंक सेटअप की गई थी बाय पासिंग ए कोऑपरेटिव एक्ट इन 1904। ये बैंक्स मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल हेल्प से। रूरल कोऑपरेटिव फाइनेंसिंग में आज की डेट में भी ये बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में। कोऑपरेटिव बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट प्रोवाइड कराना। पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आइए थोड़ा और डिटेल में कमर्शियल बैंक समझते हैं। कमर्शियल बैंक्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ओन और मैनेज करती है और गवर्नमेंट के पास मेजर पार्ट ऑफ शेयर्स हैं। इंडिया में टोटल बैंकिंग बिजनेस का 90% बिजनेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एग्जाम्पल्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सो ऑन। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स के इक्विटी प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास हैं। प्राइवेट अंडरटेकिंग्स प्राइवेट बैंक्स को ऑन और मैनेज करती हैं, बट मेजर शेयर बैंक्स के पास होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री डेवलप करने में। इंडिया में 15 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एग्जाम्पल हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड सो ऑन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI ग्रुप। पब्लिक सेक्टर बैंक को फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनटू SBI ग्रुप एंड नेशनलाइज्ड बैंक। SBI ग्रुप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसोसिएट बैंक्स आते हैं। SBI बैंक पहला बैंक है जिसने म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस किया था और इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। SBI ग्रुप एसोसिएट बैंक्स। साल 1960 में SBI ने 8 सबऑर्डिनेट बैंक पर कंट्रोल कर लिया था और अब उसे एसोसिएट बैंक से जाना जाता है। एट प्रेजेंट इंडिया में 93 कमर्शियल बैंक्स, 15 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 44 फॉरेन बैंक्स, 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें से 21 आर नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड 6 आर SBI एंड इट्स एसोसिएट बैंक्स हैं। 1 अप्रैल 2017 को SBI के 5 एसोसिएट बैंक्स और भारतीय महिला बैंक का विलय SBI में हो गया था। 5 एसोसिएट बैंक्स थे बैंक ऑफ जयपुर, बीकानेर, मैसूर, त्रावणकोर, हैदराबाद एंड पटियाला। द 6th बैंक वॉज द भारतीय महिला बैंक। अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स। नेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट एसेट्स पर कंट्रोल लेकर पब्लिक ओनरशिप डिक्लेयर करती है। 14 मेजर बैंक्स नेशनलाइज्ड किए गए थे साल 1969 में और 6 बैंक्स नेशनलाइज्ड किए गए थे साल 1980 में। क्योंकि ये नेशनलाइज्ड बैंक्स का नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, इनका फुल कंट्रोल है ऑन कंट्रीज बैंकिंग सेक्टर। इंडियन बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आगे और 2 डिवीजन में कैटेगराइज किया गया है, वो हैं इंडियन और फॉरेन बैंक्स में। इंडियन बैंक्स वो हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में है। एग्जाम्पल्स कैनरा बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक एंड सो ऑन। फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स उसे कहते हैं जिनका हेड ऑफिस इंडिया के बाहर है। ये बैंक परफॉर्म करती हैं सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री के ऑब्लिगेशंस में रहकर और साथ ही अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बैंक के साथ जो इंडिया के बाहर है। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन बैंक्स हैं JP मॉर्गन, चेज बैंक, सिटी बैंक, HSBC एंड सो ऑन। कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनटू स्टेट कोऑपरेटिव एट द एपेक्स लेवल, सेंट्रल कोऑपरेटिव एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एट द लोकल और बेस लेवल पर। आइए सीखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को एपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये बैंक फंड्स प्राप्त करती हैं फ्रॉम शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड RBI से ओवरड्राफ्ट के थ्रू। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टली मनी लैंड करती हैं टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी सोसाइटीज और ये किसानों को फंड्स डायरेक्टली नहीं देती हैं। ये बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है जिससे RBI क्रेडिट प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव्स को और रूरल फाइनेंस में पार्टिसिपेट भी करती है। हर एक स्टेट में या राज्य में ये बैंक एपेक्स लेवल पर परफॉर्म करते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के एग्जाम्पल्स हैं केरला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सो ऑन। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक।
सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरे इंडिया में। ये बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं उन्हीं मेंबर को जो सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं और एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ के बीच में। बैंक के फंड्स इन्वॉल्व करते हैं शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स लोन एंड ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और जॉइंट स्टॉक्स। ये बैंक्स फाइनेंस भी प्रोवाइड करती हैं मेंबर सोसाइटीज़ को उधार लेने की कैपेसिटी में। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड नासिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़। प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ विलेज या टाउन लेवल पर फॉर्म की जाती हैं। बेसिकली ये एक एसोसिएशन है जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के मेंबर्स मिलकर बनाते हैं। मेंबर्स कैन बी बोरोवर्स एज वेल एज नॉन बोरोवर्स। इस सोसाइटी की फंडिंग शेयर कैपिटल के डिपॉजिट से या फिर जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन मिलता है उससे होती है। आइए अब देखते हैं कि अभी तक आपको कितना समझ आया है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ इंडियन एंड फॉरेन बैंक्स आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, RBI has a monopoly for printing the currency notes in the country. The correct option is B. State Bank of India is the largest commercial bank in India and also the first bank to introduce mutual fund. The correct options are A and C. The main objectives of RRB is growth of rural economy and to provide credit for agricultural and rural development. The correct option is C. Government of India owns and manages the public sector banks in India. The correct option is B. State cooperative banks are also known as apex banks. इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और अब हम अगले सेशन में मिलेंगे।